बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमने शुरू किया था एफएससी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 को, और 21 चैप्टर जो था वो हमने सेल साइकिल वाला चैप्टर था, उसको हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। उसका एक लास्ट टॉपिक रहता था जिसको आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टॉपिक को मोस्टली मैंने सारा जो है वो वाइट बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। वो इस वजह से लिख दिया है ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो कम से कम हो सके। तो इंशाल्लाह बड़े ही डिटेल से इस टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है, नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। बेसिकली ये सेल की डेथ की दो टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्रोसिस क्या है और अपोप्टोसिस क्या है, इसके बारे में हम कंप्लीट इंशाल्लाह जानेंगे और इनके मैकेनिज्म को देखेंगे। सिंपल मैं ये बता दूं कि नेक्रोसिस क्या होता है, टिश्यू डैमेज की वजह से जो सेल की डेथ होती है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ जो होती है उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। और जो अपोप्टोसिस है वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इसकी सादा सी मिसाल यही है कि एक बंदा है वो अपनी जैसे आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो उम्र की एज है कितनी है, 60 साल है। तो 60 साल अपनी ज़िंदगी पूरी करता है, उसके बाद किसी ना किसी वजह से वो क्या चल बसता है। तो उसकी जो डेथ हो रही है वो कौन सी हो रही है, वो अपोप्टोसिस के ज़रिए हो रही है। सेल की जो डेथ होती है वो एक प्रोग्राम के मुताबिक क्या हो रहे होते हैं, एक सीक्वेंस के साथ क्या हो रहे होते हैं, डेड हो रहे होते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी वजह से किसी बंदे का, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और अचानक एक्सीडेंट में उसकी क्या हो जाती है, मौत वाक़या हो जाती है। तो इस तरह की जो मौत होती है उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। तो सेल के अंदर भी बेसिकली सेल भी दो तरह से मरते हैं, एक अपोप्टोसिस के जरिए और दूसरा नेक्रोसिस के जरिए। तो टॉपिक को बाकायदा तौर पे हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं जी। अगर हम बात करें सेल, इसमें सबसे पहले पहले के ऊपर जहाँ हेडिंग हम बनाएंगे सेल सिग्नलिंग की। ऑब्वियसली होता क्या है, सेल इन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर सिग्नल फॉर इट्स रेगुलेटेड कंट्रोल एक्टिविटीज। अब सेल के अंदर कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उनको बाकायदा तौर पे रेगुलेट करने के लिए सेल डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, सिग्नलिंग के ऊपर। किसके ऊपर कर रहा होता है, वो जो सिग्नलिंग है वो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से मिल रहे होते हैं या उसको इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से मिल रहे होते हैं। अब जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, सेल डिवीजन हो सकता है कि उसने डिवाइड कैसे करना है, पैटर्नल फॉर्मेशन कि उसने कौन सा पैटर्न अख्तियार करना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कि उसने डिफ्रेंशिएट कैसे होना है, और मार्फोजेनेसिस एंड मोटेलिटी कि उसकी जो फाइनल शेप बननी है, उसके अंदर जो चेंजेस आनी है और उसने मूव करके किस जगह पे जाना है, वो डिपेंड कर रहा होता है बेटा किसके ऊपर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर सिग्नल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम बात करें जो भी सेल है, ईच सेल प्री डिस्टाइंड मतलब पहले से तय होता है क्या, इट्स फेट, उसकी जो किस्मत है जब वो बनता है ना वो प्री डिसाइडेड है, पहले से तय है। मिसाल के तौर पे व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज टू टेक एंड इन विच वे, कि उसने कौन सा काम अपने जिम्मे लेना है और किस तरह से उसने वो काम अपना करना है। इवन जो डेथ होती है किस चीज़ की, सेल की, वो भी क्या होती है, एक प्रोग्राम, एक सीक्वेंस के मुताबिक हो रही होती है। अगर हम सेल डेथ की बात करें, प्रोग्राम सेल डेथ हेल्प इन प्रॉपर कंट्रोल of multicellular organisms, multicellular development which may lead to deletions of entire structure or part of structure। अब एक प्रोग्राम के मुताबिक जब सेल की डेथ हो रही होती है तो उस वक्त होता क्या है, बाज़ दफ़ा बॉडी में से कुछ इंटायर स्ट्रक्चर को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। आपने देखा होगा ह्यूमन का जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी क्या होती है, टेल होती है। तो जब एम्ब्रियो बनता है ना उस वक्त जो टेल वाले पोर्शन के जो सेल हैं वो मुकम्मल तौर पे टेल जो ऑर्गन बनना होता है, स्ट्रक्चर बनना होता है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। टेल ऑफ डिवेलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो की जो टेल्स होती है वो भी क्या होती है, वो रिमूव होती है। किस वजह से, प्रोग्राम सेल डेथ की वजह से। इस तरह से आपने देखा होगा कि हमारी उंगलियों के दरमियान ये बिल्कुल आपको ये मैस नजर नहीं आता, टिश्यू नजर नहीं आते, लेकिन अगर आपने बत्तख को देखा होगा तो उसके डिजिट्स होती हैं और डिजिट में भी मैस होता है। तो ये जो मैस की जो रिमूवल होता है, बाज़ दफ़ा ये टिश्यू को जो रिमूव करना होता है, ये भी इधर जो सेल होते हैं उनकी जो डेथ है वो ज़्यादा तौर पे प्रोग्राम के मुताबिक हो रही होती है, जिसकी वजह से वो डिजिट के दरमियान से जो टिश्यू हैं वो क्या होते हैं, रिमूव होते हैं।
स्ट्रक्चर का रिमूव होना या टिश्यू का रिमूव होना बाकायदा तौर पे वो प्रोग्राम सेल डेथ के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। अब इसके काज कह लें या वे कह लें, कंट्रोलिंग वे कह लें, जो सेल की डेथ है किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो दो तरह से वो क्या कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। आइदर या तो सेल क्या कर रहा होता है, कमिट कर रहा होता है, सुसाइड कर रहा होता है इन द एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल, मतलब उसको एब्सेंस सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिलता। बाद दफा आपने देखा होगा लोग खुदकुशी कर लेते हैं, किस वजह से करते हैं, डिफरेंट तरह के वेज हो सकते हैं। तो इस तरह से सेल भी क्या करता है, कमिट करता है, सुसाइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिल रहा होता। एक तरीका कार तो ये है जिसके जरिए वो क्या कर रहा होता है, अपनी डेथ को कंट्रोल भी कर रहा होता है। दूसरा कौन सा है, सेल आर मर्डर्ड, बाद दफा सेल का कत्ल कर दिया जाता है बाय किलिंग, किसकी वजह से, सिग्नल फ्रॉम अदर सेल। दूसरे सेल बाद दफा सिग्नल देते हैं, उनके सिग्नल की वजह से सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये दो वे हैं, कंट्रोलिंग वे हैं, जिनके जरिए सेल क्या कर रहा होता है, अपनी प्रोग्राम के मुताबिक अपने सीक्वेंस को मेंटेन किया होता है। अब हम बात करते हैं बाकायदा तौर पे इन दोनों टर्म्स के रिलेटेड। पहले बात करेंगे एपोप्टोसिस की, फिर बात करेंगे नेक्रोसिस की। एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, फॉलिंग ऑफ या ड्रॉपिंग ऑफ, जिसका मतलब होता है गिरना। अगर हम इसकी प्रॉपर डिफाइन की बात करें, इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय व्हिच सेल कमिट सुसाइड इज कलेक्टिवली कॉल्ड एपोप्टोसिस। एक ऐसा इंटरनल प्रोग्राम इवेंट जिसके अंदर क्या होता है, एक सीक्वेंस के साथ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, तब्दीलियां आ रही होती हैं, जिसके जरिए क्या करता है, कोई भी सेल क्या करता है, कमिट करता है, मरता है, सुसाइड करता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। अगर डेफिनेशन आती है तो आपने एज इट इज इसको सेम लिख देना, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब होता क्या है, एपोप्टोसिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि सेल की जो डेथ होनी है, सेल का वो कौन सा मैकेनिज्म, किसके जरिए वो क्या करता है, उसकी डेथ होती है। ड्यूरिंग दिस डाइंग सेल, जब इस तरह से सेल मरता है ना एपोप्टोसिस के जरिए, सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। मतलब ये एक सेल है तो सबसे पहले ये सेल क्या हो जाएगा, इस तरह से श्रिंक हो जाएगा। जब सेल श्रिंक हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। किसके अंदर, मसलन ये इस तरह से छोटे छोटे बॉडीज के अंदर क्या हो जाएगा, अप टू दिस रिलीज स्मॉल मेम्ब्रेन बॉडीड एपोप्टोटिक बॉडीज। ये देखिए ये एक सेल था, ये शॉर्ट हुआ, कंडेंस हुआ और स्प्लिट होकर छोटे छोटे उसने मेम्ब्रेन बॉडीड सैक बना दिए, विच आर जनरली फैगोसाइटोज बाय अदर सेल। इनको जो दूसरे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो इनको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, फैगोसाइटोज कर लेते हैं। और ये बात याद रखिएगा, और इसके लिए इसके अंदर एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रासेल्युलर कंटेंट नॉट रिलीज्ड फ्रीली इन द एक्स्ट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। इसकी हम बात करते हैं तो उसमें देखेंगे मिसाल के तौर पे सेल के अंदर जो मवाद मौजूद है वो उसके सराउंडिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज नहीं होता। अगर वो रिलीज होता बाहर तो इस कंटेंट की वजह से जो सराउंडिंग के सेल हैं उनको भी इशू हो सकता था। तो इस एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म के अंदर या एपोप्टोसिस के जरिए जो सेल का जो कंटेंट है वो अपने इन्वायरमेंट के सराउंडिंग रिलीज नहीं होता। दूसरी डेथ है जी नेक्रोसिस, इसको कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ या टिश्यू डैमेज डेथ की वजह से, सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज होने की वजह से अगर सेल की डेथ हो जाती है तो वो कौन सी है, वो नेक्रोसिस है। ड्यूरिंग नेक्रोसिस इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसमें ये सेल है, इसमें सेल सबसे पहले क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। उसके अंदर डिफरेंट तरह का उसका कंटेंट है, वो भी ऑब्वियसली इसको न्यूक्लियस की साइज को क्या कर लेगा, रिलीज कर लेगा एंड ब्रस्ट, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। और जब फटेगा तो उसके अंदर से जो मटेरियल है रिलीजिंग द इंट्रासेलुलर कंटेंट, और अपना जो मटेरियल है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर क्या कर देगा, खारिज कर देगा, विच कैन डैमेज नेबरिंग सेल। और ऑब्वियसली जो सराउंडिंग में जो सेल्स हैं उन सेल को ये वाला मटेरियल क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉज इन्फ्लेमेशन। और वो जो जगह है अल्टीमेटली आपने देखा होगा जब भी कट लगता है, टिश्यू लगता है, डैमेज होता है ना गिरने की वजह से एक्सीडेंटल, तो जहां पे वो जख्म लगता है तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है डिफरेंट एरियाज के अंदर। वो क्यों होती है, क्योंकि सेल का जो इंटरनली कंटेंट होता है वो क्या हो रहा होता है, उसके आउटसाइड द
एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है। अब ये जो टॉपिक था ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है। तो जो नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज और शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन और इनके जो मैकेनिज्म है ये दो दो नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और काफी दफा सेल के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत दफा इनमें शॉर्ट क्वेश्चन फर्क आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस, या पूछा जाता है मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस, मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस। तो ये सारा क्या था, मैकेनिज्म अपोप्टोसिस था। और ये इन्वायरमेंटल जो कंटेंट है ना, सेल का कंटेंट, ये याद रखना है आपने, किसके अंदर आउटसाइड आता है और किसके अंदर आउटसाइड नहीं आता। तो उम्मीद करता हूं अपने लेक्चर को बड़ी ध्यान से सुना होगा। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।